इस प्रकार से रंग देने का कारण बन गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और उन इलेक्ट्रॉन का डी संक्रमण। इसके अपोजिट कुछ संक्रमण धातु आयन ऐसे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे होंगे? रंगहीन होंगे। एग्जांपल देते हैं दोनों ही सिचुएशन के। Ti3+ आयन है, इसके विन्यास के अकॉर्डिंग इसमें एक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये बैंगनी रंग देगा। Ti4+ आयन कंप्लीट खाली हो गया तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, तो कैसा होगा? रंगहीन होगा। नेक्स्ट Mn2+ 3d5 विन्यास है, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इनमें से किसी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसके उत्तेजन की वजह से यह हल्का गुलाबी रंग देगा। Cu2+ आयन 3d9 विन्यास है, तो इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी कौन सा रंग देगा? नीला। इधर Zn2+ आयन, इसका विन्यास बन गया आयन का 3d10 फिलहाल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें शून्य है, इस वजह से Zn2+ आयन और इसके यौगिक या इसका विलयन रंगहीन होगा। तो इसकी वजह से, इस संक्रमण की वजह से रंग देने के कैरेक्टर को समझने के लिए हम एक सिद्धांत लेंगे। जो सिद्धांत क्या है? संक्रमण धातु आयनों में रंग उत्पत्ति का CFT या DD संक्रमण सिद्धांत। ये CFT और DD संक्रमण सिद्धांत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में काम करेगा, जिसकी वजह से रंग आएगा। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए कोई भी संक्रमण धातु आयन है Mn+, या इसकी जगह धातु आयन ले सकते हैं हम Ti3+, विन्यास है 3d14H0, मींस इस धातु आयन के डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिचुएशन में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत आगे जाके पढ़ोगे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ नीचे देखिएगा, ये केंद्रीय धातु आयन संक्रमण धातु आयन के समान ऊर्जा के 5 डी कक्षक हैं। इन पांचों डी कक्षकों को हम कहेंगे समभ्रंश डी कक्षक। धातु आयन का विन्यास क्या था? 3d1। इसका मतलब इस समभ्रंश डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो CFT थ्योरी कहती है कि ये समभ्रंश डी कक्षक लिगेंड से प्रतिकर्षित होकर, आकर्षित होकर अपने डी कक्षकों को विपाटित करते हैं। या समभ्रंश ऊर्जा वाले 5 डी कक्षक 2 अलग-अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें से नीचे की साइड में 3 डी कक्षक हैं, कहलाएंगे T2G कक्षक। ऊपर की साइड में 2 डी कक्षक हैं, कहलाएंगे EG कक्षक। 5 समभ्रंश डी कक्षकों का 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजन होना ही कहलाता है CFT सिद्धांत। तो ये इस टाइप से 5 का 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजन हो गया। अब चूंकि धातु आयन के समभ्रंश के डी में एक इलेक्ट्रॉन था, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम भर देते हैं कम ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में। अब यहाँ से रंग का प्रोसेस मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। केंद्रीय धातु आयन के डी में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन जो T2G में भरा जाता है, T2G का ये एक सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उस वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों से EG कक्षक में उत्तेजित होगा। T2G कक्षक में उपस्थित इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके EG कक्षक में उत्तेजित होने का प्रोसेस कहलाएगा DD संक्रमण। इस उत्तेजन की वजह से ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चला गया EG कक्षकों में, और ये नीचे T2G कक्षक हो गए खाली। कुछ देर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर EG कक्षक में ही रुकेगा, और कुछ देर रुकने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी मूल अवस्था में लौटेगा, और जब फिर से मूल अवस्था में लौटेगा तो पूरक रंग तरंग दैर्ध्य का या ऊर्जा का करेगा उत्सर्जन। EG कक्षक से अयुग्मित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन
जब मूल अवस्था T2G कक्षकों में लौटेगा तो इस दौरान ये पूरक रंग तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करेगा और उत्सर्जन करने पर इलेक्ट्रॉन को ये अपनी मूल अवस्था में लौट जाएगा, पहले वाली स्टेज में आ जाएगा। लेकिन हमारी आंखों तक ये पूरक रंग तरंग दैर्ध्य पहुंचेगी और इस पूरक रंग तरंग दैर्ध्य के समान ही यौगिक या संक्रमण धातु आयन का विलयन विशिष्ट रंग देगा। तो इस टाइप से हमने CFT सिद्धांत को काम में लेते हुए DD संक्रमण के कंसेप्ट को काम में लेते हुए संक्रमण धातु आयनों के रंग की व्याख्या कर दी। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसको, थ्योरी लैंग्वेज इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं बोल देता हूं एक बार दोबारा से। केंद्रीय धातु आयन के समरंग से D कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। CFT सिद्धांत के अकॉर्डिंग यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में भरा जाता है। T2G कक्षकों का यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके EG कक्षकों में उत्तेजित होता है। T2G इलेक्ट्रॉन का EG कक्षकों में उत्तेजन कहलाता है DD संक्रमण। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में कुछ देर रहने के पश्चात पुनः अपनी मूल या आद्य ऊर्जा अवस्था में लौटता है, T2G कक्षकों में लौटता है, तो वो पुनः पूरक रंग तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करेगा और जिस रंग तरंग दैर्ध्य का उसने उत्सर्जन किया उसी के समान वो यौगिक या धातु आयन का विलयन विशिष्ट रंग देगा। तो यहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और DD संक्रमण की वजह से यहाँ पे रंग की उत्पत्ति होगी। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसके बाद भी वो रंग देते हैं, जो एक अपवाद का हिस्सा है। देखते हैं क्या अपवाद है वो। Mn7+ PD04S0 विन्यास है। मीन्स इस Mn7+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के बावजूद यह गहरे बैंगनी रंग का होता है। मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, फिर भी ये रंग दे रहे हैं। यहाँ पे इसका कारण दिया जाएगा Mn7+ का आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम इस बैंगनी रंग का कारण बनता है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या है, ये आपके आगे की क्लासों में इसकी डिटेल आएगी। कैरेक्टर देखते हैं। 8वां कैरेक्टर है इनके द्वारा अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। आपके लिए हो सकता है ये नया नाम हो। अंतराकाशी यौगिक होते क्या है? संक्रमण तत्व या धातु आयन निबिड़ संतुलन व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं। ये क्रिस्टल जाल बन गया संक्रमण तत्वों का। विशिष्ट प्रकार की निबिड़ संतुलन संरचना हो गई है। इस निबिड़ संतुलन संरचना में धातु आयनों के बीच में ये खाली स्थान बच गया। इस खाली स्थान को कहा जाएगा अंतराकाशी रिक्ति। और इस अंतराकाशी रिक्ति में जगह ये छोटी है, साइज इसकी कम है, रिक्ति की त्रिज्या कम है,
इस अंतराकाशीय रिक्ति में कुछ अधातु परमाणु जिनकी साइज छोटी होती है वो स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे इस अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन ने। जब इन छोटी साइज के अधातुओं ने यहाँ पे स्थान ग्रहण किया तो हमारा ये विशिष्ट प्रकार का यौगिक बन गया जिसको हम कहेंगे अंतराकाशीय यौगिक। ये बन गया, फिगर है संक्रमण धातु तत्वों का अंतराकाशीय यौगिक। डेफिनेशन किस टाइप से दे सकते हो? संक्रमण धातु तत्वों की निबिड़ संतुलन व्यवस्था में चालक बिंदुओं के मध्य उपस्थित अंतराकाशीय रिक्तियों में छोटी साइज के अधातु परमाणुओं द्वारा स्थान ग्रहण करने पर बनने वाला यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाएगा। इसका महत्व देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं। अधातु परमाणुओं ने इस गैप में स्थान ग्रहण कर लिया तो इनकी जो पैकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई। अधातु परमाणुओं ने स्थान ग्रहण किया इन रिक्तियों में, अंतराकाशीय रिक्तियों में, तो इसकी पैकिंग कैपेसिटी बढ़ गई और पैकिंग कैपेसिटी बढ़ने के कारण इसके कुछ गुणों में सुधार हो गया, चेंज हो गया। इनकी उपस्थिति से फिलहाल ये अंतराकाशीय यौगिक पहले की तुलना में होंगे कठोरता, गलनांक, क्वथनांक उच्च हो जाता है। इनकी निष्क्रियता में वृद्धि होती है। तो ये इसके कुछ उपयोगी गुणों में सुधार हो गया, उनकी मात्रा में वृद्धि हो। ठीक है, ले हम जैसे डलवा लोहा और स्टील, इनके क्रिस्टल जाल में पाया जाता है अंतराकाशीय कार्बन और इनके क्रिस्टल जाल अंतराकाश में इस कार्बन की उपस्थिति की वजह से ही ये स्टील और लोहा कठोर होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे डी ब्लॉक तत्वों का कैरेक्टर नंबर 9, संकुल यौगिकों का निर्माण। जनरली संक्रमण तत्वों की या डी ब्लॉक तत्वों की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति उच्च होती है। संक्रमण तत्वों की संकुल निर्माण प्रवृत्ति प्रायः उच्च होती है। जैसे 3D श्रेणी के कुछ तत्वों के संकुल यौगिकों के फॉर्मूले लिखते हैं K4FeCN6। इसमें संक्रमण तत्व हो गया ये आयरन Fe2+ के रूप में मौजूद है, ये बन गया संकुल यौगिक। कोबाल्ट ने बना लिया जैसे CONH3 ये यहाँ पे कोबाल्ट CO3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है जिसने इस संकुल धातु आयन का निर्माण कर लिया, जैसे NiCN4 तो इस टाइप से यहाँ पे संक्रमण तत्व Ni2+ है, धातु आयन है जो संकुल यौगिक बना रहे। रीजन देखना चाहेंगे, इसका कारण देखना चाहेंगे कि ये संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व संकुल निर्माण की प्रवृत्ति ज्यादा क्यों देते हैं। तो इन संक्रमण तत्वों में संकुल निर्माण के लिए कुछ उपयोगी परिस्थितियां पाई जाती हैं, उपयोगी गुण पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, संक्रमण
धातु आयन का उच्च आवेश घनत्व। देखो, उच्च आवेश घनत्व का मतलब हो गया आवेश बटा घनत्व का अनुपात, और आवेश घनत्व का अनुपात ज्यादा होने का मतलब क्या है? देखिए, संक्रमण धातु आयनों का उच्च आवेश घनत्व। उच्च आवेश घनत्व का तात्पर्य क्या है? आवेश घनत्व कहेंगे हम आवेश और आकार के अनुपात को। आवेश का मान ज्यादा हो तो स्वाभाविक है आकार क्या होगा? कम। आवेश ज्यादा आकार कम तो आवेश घनत्व उच्च हो जाएगा। यहां पे सेकेंड रीजन ऐड कर सकते हैं, सेकेंड रीजन ऐड कर सकते हैं। संक्रमण धातु आयन की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था एवं केंद्रीय धातु आयन के रूप में कार्य करने की वजह से भी ये संकुल यौगिकों का निर्माण अधिक करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कैरेक्टर नंबर 9। आगे लास्ट कैरेक्टर पे चलते हैं, कैरेक्टर नंबर 10, मिश्र धातुओं का निर्माण। देखिएगा, मिश्र धातु किसको कह सकते हैं? जिन धातुओं में 15% से कम आकार का अंतर हो, वो धातुएं निश्चित अनुपात में आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित होती हैं, और सम्मिश्रित होकर जिस नवीन धातु का निर्माण करती हैं उसको कहा जाएगा मिश्र धातु। देखिएगा, मिश्र धातु किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में निश्चित अनुपात में मिला दिया गया। जैसे कोई धातु है M1, इसमें निश्चित अनुपात में दूसरी धातु M2 को मिला दिया गया। इसको मिलाने पर जो नवीन धातु बनी, इस नवीन धातु को कहा जाएगा मिश्र धातु। एक्चुअल में ये जो नवीन धातु बनी है, कैसे बनी है? M1 धातु का जो क्रिस्टल जाल है उसमें कुछ स्थानों से, जालक बिंदुओं से M1 धातु का प्रतिस्थापन M2 द्वारा हो गया, और M2 द्वारा प्रतिस्थापन होने पर ये नई धातु बन गई जिसको मिश्र धातु कह देंगे। इस टाइप से ये मान लीजिए M1 का क्रिस्टल जाल है, इसमें से कुछ जालक बिंदुओं से M1 का विस्थापन हो गया M2 द्वारा, जैसे यहां से विस्थापन हो गया M2 द्वारा, तो ये नई धातु बन गई जिसको क्या कह दिया गया? मिश्र धातु। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, शर्त है, जिन धातुओं को आपस में मिलाया जा रहा है उनका आकार अंतर 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स ये धातुएं जो सम्मिश्रित की गई हैं उनका आकार अंतर 15% से कम हो, तो 15% से कम आकार अंतर वाली धातुएं हैं ये। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऊपर में निश्चित अनुपात में ऐसे इनको मिक्स किया गया तो ये एक नई धातु बन गई मिश्र धातु, जिसको इस नाम से जाना जाएगा, जिसको हम कांसा कहेंगे, कांसा कहेंगे। इसी टाइप से आयरन धातु में कुछ अलग अलग धातुओं को अलग अलग अनुपात में मिक्स कर दिया जाए, जैसे आयरन में मिक्स कर दिया गया
टंगस्टन को, कार्बन को अधातु तत्व है, Mn को क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, तो इन सबको मिक्स करने पर एक नवीन धातु का निर्माण होगा जिसको मिश्र धातु के रूप में नाम दिया जाता है, कहा जाता है स्टील। स्टील भी क्या है, ये अलग अलग प्रकार का होता है जो किस पर डिपेंड करेगा, टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल वगैरह की जो अलग अलग मात्रा मिक्स करेंगे उन मात्राओं पर निर्भर करेगा। अब उपयोगिता क्या है, इन मिश्र धातुओं की महत्व क्या है। अब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पर यह मिश्र धातु बनी है, इसलिए क्या हुआ, उस नवीन धातु में उन दोनों धातुओं के उपयोगी गुण मिक्सअप हो जाएंगे और वो मिश्र धातु अपनी घटक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर, उच्च बीपी व एंटी वाली होगी, उसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी, कुछ जगह धातुओं की चालकता भी मिश्र धातुओं के रूप में बढ़ जाया करती है। तो ये आपके फीचर्स कंप्लीट हो गए डी ब्लॉक तत्वों के, जिसमें हमने 10 फीचर्स देख लिए। ओके, क्लियर, आगे चलेंगे।